हेलो नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम आशीष प्रजापति है और मैं हिस्ट्री से नेट क्वालिफाई हूँ। आज आप लोगों को चोल युगीन स्थानीय प्रशासन के बारे में बताने वाले हैं। इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया जिसमें प्रांतीय प्रशासन के बारे में बताया है। उसके बाद हम स्थानीय प्रशासन से प्रारंभ करते हैं आज का वीडियो। ठीक, आप लोग देख लीजिए एक बार ध्यानपूर्वक। ग्राम प्रशासन, स्थानीय प्रशासन के अंतर्गत ग्राम प्रशासन आता है। चोल शासन की सबसे उल्लेखनीय विशेषता थी, क्या थी? चोल शासन की सबसे उल्लेखनीय विशेषता क्या थी? ग्राम प्रशासन। चोल अभिलेखों में 3 प्रकार की ग्राम सभाओं का वर्णन है, जैसे उर सभा एवं नगरम। ठीक, चोल अभिलेखों में 3 प्रकार की ग्राम सभाओं का उल्लेख है, जैसे उर सभा एवं नगरम। इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा कि चोल अभिलेखों में 3 प्रकार की ग्राम सभाओं का उल्लेख है। कौन कौन से? उर सभा एवं नगरम। ठीक, नगरम क्या है? चोल युग में नगरम या व्यापारिक नगरों तक ही सीमित थी। ठीक, इनका संगठन विविध कार्यों के लिए किया जाता था, जैसे वलंजियर, अज्जुवड़म एवं मणिग्रामम। इन वड़ज व्यापारियों की बस्ती वीरपत्तन कहलाती थी। क्या कहलाती थी? वीरपत्तन कहलाती थी। उत्तमेरूर से प्राप्त 2 अभिलेखों से चोल कालीन ग्राम प्रशासन का विस्तृत विवरण प्राप्त होता है। यह पीसीएस में क्वेश्चन आ जा चुका है। उत्तमेरूर से प्राप्त 2 अभिलेखों से चोलकालीन ग्राम प्रशासन का विस्तृत विवरण मिलता है। आईएएस में पूछा गया, आप लोग इसको एक बार ध्यानपूर्वक देख लीजिए। उसके बाद हम आगे बात करते हैं। चोलों के प्रशासनिक मॉडल में ग्राम प्रशासन को सर्वाधिक स्वायत्तता प्राप्त थी। किस प्रशासन को? चोलों के प्रशासनिक मॉडल में किस प्रशासन को सर्वाधिक स्वायत्तता प्राप्त थी? वह थी ग्राम प्रशासन। ठीक, आगे हम बात करते हैं। यह काल स्थानीय स्वशासन का स्वर्णकाल था, अर्थात चोल काल स्थानीय स्वशासन का स्वर्णकाल था। ग्रामों में मुख्यतः 2 प्रकार की संस्थाएं कार्यरत थी, जैसे उर, यह सम्मान लोगों की संस्था थी। अलुगड़म, क्या है? अलुगड़म उर की ग्राम समिति थी, कार्य समिति थी। ठीक, अलुगड़म ऐसा पूछ लेगा चोल काल में अड़ुगड़म से आशय क्या थी? या उर की कार्य समिति। ठीक, आगे हम बात करते हैं अगले वाले पेज पर। समझ लीजिए, इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है दोस्तों। यूजीसी नेट हिस्ट्री पीसीएस प्रशासन से संबंधित प्रश्न। ठीक है, आप लोग एक बार ध्यानपूर्वक देख लीजिए। आगे हम बात करते हैं सभा या महासभा। यह अग्रहार, अर्थात अग्रहार किसे कहा जाता, मतलब क्या था? ब्राह्मणों को प्रदत्त भूमि। यह अग्रहार ग्रामों में होती थी। ऐसे ग्राम ब्रह्मदेव या मंगलम भी कहलाते थे। महत्वपूर्ण है कि इसी महासभा या सभा का चोलकालीन अभिलेखों में विस्तृत उल्लेख हुआ है। किसका? सभा का। ठीक, किसी भी ग्राम में केवल उर या केवल सभा या फिर दोनों एक साथ हो सकते थे। सभा का कार्यकाल कितना वर्ष होता था? 3 वर्ष का होता था। सभा से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी निम्नलिखित है, जैसे पेरुंगुरी सभा को कहा जाता था पेरुंगुरी। ठीक, पेरुमक्कल, क्या है? पेरुमक्कल सभा के सदस्यों को क्या कहा जाता था? पेरुमक्कल। वार्यम सभा की समिति थी, जिसके सदस्य वारियपेरुमक्कल कहलाते थे। ठीक, महाजन ब्राह्मणों से निर्मित एक संस्था थी जो कि ग्राम प्रशासन हेतु जिम्मेदार थी। कौन? महाजन। वरियार सभा द्वारा किसी कार्य विशेष के लिए नियुक्त व्यक्ति वरियार कहलाता था। ठीक, सभा द्वारा विशेष कार्य के लिए नियुक्त व्यक्ति वरियार कहलाता था। सभा अपना कार्य समितियों के माध्यम से करती थी। ग्राम 30 वार्ड में बटा था। प्रत्येक वार्ड में एक प्रतिनिधि, अर्थात कुल 30 वार्ड थे, चुने जाते थे। ठीक, प्रत्येक वार्ड में एक प्रतिनिधि चुने जाते थे, अर्थात 30 प्रतिनिधि चुने जाते थे। सभा की सदस्य योग्यता निम्नलिखित थी, जैसे सदस्य 35 से 70 वर्ष की आयु का हो, एक वेद या उसके भाष्य का ज्ञाता हो। ठीक, शूद्रों के संपर्क से दूषित न हो, पिछले 3 वर्षों से उसका चुनाव वरीयम के लिए न हुआ हो। ठीक, आगे हम बात करते हैं अगले वाले पेज पर। वह 1/4 बिल अर्थात 1.5 एकड़ भूमि का मालिक हो तथा उसका अपना निजी आवास हो। एक बार आप लोग इसको ध्यानपूर्वक देख लीजिए क्या हमने लिखा है। उसके बाद छठा, आपराधिक चरित्रहीन समिति की आय व्यय में घोटाला न करने वाला हो। चयन पद्धति, सभा के सदस्यों का चयन पद्धति कैसे होता है? सदस्यों का चयन एक अबोध बालक द्वारा लाटली, जिसको बोलते
कुडवैल्य पद्धति के आधार पर किया जाता था। ठीक, देख लीजिए, किया जाता था। कार्यकाल, समिति का कार्यकाल 360 दिन का होता था। 1 वर्ष बाद पुनः नए सदस्यों की नियुक्ति होती थी। समिति के सदस्यों के पारिश्रमिक के रूप में कुछ नहीं मिलता था। ठीक, समिति के सदस्यों को पारिश्रमिक के रूप में कुछ भी नहीं मिलता था। ग्राम प्रशासन से संबंध प्रमुख समितियों या PCS, UGC नेट हिस्ट्री, IAS में मिलान करने से संबंधित प्रश्न आने की संभावना रहती है। उदासीन वारियम, यह विदेशियों या सन्यासियों की देखरेख करने वाली संस्था थी। तोट्टवारियम, उद्यान समिति, समिति की सदस्य संख्या कितनी थी? 12 थी। पोनवारियम, स्वर्ण समिति थी। एरिवारियम, तालाब समिति थी। या एरिआयम नामक कर वसूलती थी। इस समिति की सदस्य संख्या 6 थी। या PCS और A पूछा जा चुका है ये दोनों क्वेश्चन। तो टोरियम में मिलान करने से संबंधित प्रश्न आया है। अब उसके बाद करते हैं संवत्सर समिति क्या थी? यह वार्षिक समिति थी जिसकी सदस्य संख्या 12 थी। इसका कार्य अन्य समितियों कार्यों का सर्वेक्षण करना था। ठीक, इसको आप लोग एक बार ध्यानपूर्वक देख लीजिए। आगे हम बात करते हैं, समझ लीजिए दोस्तों, इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है। आगे हम बात करते हैं, सभा को ग्रामवासियों पर कर लगाने, वसूलने, उनको केंद्रीय राजकोष में जमा करने तथा बेगार बेट्टी, जिसको बिस्टी बोलते हैं उत्तर भारत में, ठीक, और दक्षिण भारत में बेट्टी बोलते हैं, बेट्टी लेने का अधिकार था। सभा बैंक का भी कार्य करती थी। उसे सभा की परिधि में रहने वालों पर न्यायिक अधिकार भी प्राप्त था। इसकी न्याय की सभा क्या कहलाती थी? न्यायात्यार कहलाती थी। सभा की न्याय सभा क्या कहलाती थी? न्यायात्यार। ठीक, अब ये है मध्यस्थ। ठीक, मध्यस्थ की बात हम करते हैं। केंद्र द्वारा ग्रामों में नियुक्त वेतनभोगी कर्मचारी थे। इन्हीं के माध्यम से ग्रामों में केंद्रीय निर्णय कार्यान्वित किए जाते थे। किनके माध्यम से? मध्यस्थ के माध्यम से किए जाते थे, केंद्र द्वारा नियुक्त होते थे। ठीक, आप लोग इसको ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, केंद्र द्वारा। ठीक, आगे हम बात करते हैं आयगार क्या है? केंद्र द्वारा, ये भी केंद्र द्वारा नियुक्त है। केंद्र द्वारा ग्रामों में नियुक्त वेतनभोगी कर्मचारी थे जो कि ग्राम की आय व्यय का निरीक्षण करते थे। कौन करते थे? आयगार। चोल काल में ग्राम की आय व्यय का निरीक्षण कौन करते थे? आयगार करते थे। मध्यस्थ एवं आयगार ही इन ग्रामीण संस्थाओं का केंद्र से समन्वय कराते थे। कौन कराते थे? मध्यस्थ और आयगार। ठीक, अब हम चोलकालीन न्याय व्यवस्था की बात करते हैं। चोल युगीन न्याय व्यवस्था का उल्लेख चीनी यात्री जाओ चू कुआ ने चूफानची, इसका ग्रंथ है चूफानचीन में किया है। सेक्लियार के पेरिय पुराण, अर्थात सेक्लियार एक विद्वान था, इसने पेरिय पुराण नामक ग्रंथ लिखी से भी चोलकालीन न्याय व्यवस्था न्याय प्रक्रिया का कुछ आभास मिलता है। अभिलेखों में सम्राट के न्यायालय को धर्मासन तथा न्यायाधीशों को धर्मभट्ट कहा बताया गया है। ठीक, चोल काल में न्यायालय क्या कहा जाता? धर्मासन कहा जाता था। अपराधों के प्रायश्चित के रूप में मंदिर में अखंड दीप जलवाने का प्रावधान था। अब हम चोलकालीन राजस्व व्यवस्था के बारे में बात करते हैं। चोल युग में राजस्व व्यवस्था क्या कहा जाता था? आयम, राजस्व आयम क्या कहलाता था? राजस्व। ठीक, राजस्व विभाग को वारीपोत या PGT में आ जा चुका है क्वेश्चन। राजस्व विभाग को वारीपोत तथा उसके प्रमुख को वारीपोत कहा जाता था। राजस्व विभाग का रजिस्टर, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, मुझे पढ़ने में बड़ा अजीब लग रहा है। ठीक, राजस्व विभाग का रजिस्टर ये कहलाता था, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक, पढ़ने में अजीब ऐसा लग रहा है। अजीब क्या मतलब, मिला के पढ़ना पड़ेगा, आप लोग पढ़ लीजिए, कहा जाता है। ठीक, आगे हम बात करते हैं, इसको एक बार आप लोग ध्यानपूर्वक देख लीजिए। राज के शासनकाल के पश्चात राजस्व विभाग को पूर्वी बरी तिनई मक्कलम या श्रीकरणम कहा जाने लगा। नट्टार क्या है? नाडू की सभा। नाडू क्या है? नाडू जिला है चोल काल में। ठीक, का भी मुख्य कार्य भू राजस्व का प्रबंध करना, भूमि का वर्गीकरण करना, राजस्व निर्धारित करना तथा भू राजस्व में छूट दिलाने का अधिकार सौंपा गया था। कलम क्या थी? चोल काल में कलम से क्या है? भूमि माप हेतु प्रयोग ये उपकरण था। ठीक, राजराज प्रथम ने 1 बार तथा कुलोत्तुंग प्रथम ने 2 बार भूमि मापन कराया था। राजेंद्र द्वितीय, चोल शासक राजेंद्र द्वितीय के अभिलेखों में सर्वाधिक राजस्व शब्दावलियों का उल्लेख मिलता है। कुछ प्रमुख शब्दावली का वर्णन निम्नवत है, चोल काल से संबंधित है। अब एक क्या है? प्रभु मान्यम
राज्य के स्वामित्व वाली भूमि क्या कहलाते थे? प्रभुमान्यम। मट्टपुर, मठों को प्रदत्त भूमि, मट्टपुर। ये समझ लीजिए शब्दावलियाँ हैं, पूछ लेता है IAS में भी। स्थान, भूमिपतियों का आवास। ब्रह्मदेव, ब्राह्मणों को प्रदत्त भूमि। कम्मनचेरी, शिल्पकारों का निवास स्थान। सालभोगम, शिक्षा हेतु शिक्षण संस्थाओं को प्रदत्त भूमि। तिरुनमट्टुकनी, मंदिरों को प्रदत्त भूमि कहलाता था। पराईचेरी, कृषि मजदूरों का निवास क्षेत्र। पल्ली चंदम, जैन संस्थाओं को दान में दी गई भूमि। वेल्लन वगाई, गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि। चोल अभिलेखों में उपज के आधार पर खेतों को 12 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। कितने? 12। चोल राजस्व व्यवस्था, चोल युगीन राजस्व का प्रधान स्रोत भूमिकर था। तत्पश्चात क्या था? होम टैक्स भवनकर। आज के लिए सिर्फ इतना ही दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।